हमारे जीवन में कोई ना कोई ज़रूर आता है जो आपको सही रास्ते पे हाथ खींच के लेके चला जाता है। एक नाम मैं लूँगा, एक आर्टिस्ट है जो अभी एक ब्लॉगर है, सौरभ जोशी। कोविड के टाइम उन्होंने ये ठान लिया था कि मैंने वीडियोस बनाना है। वो डेली वीडियो बनाते थे, चाहे 5 व्यूज़ आए या 50 व्यू आए, वो रुके नहीं और वो बनाते गए। आज आई थिंक पूरे भारत के हर एक बच्चे को पता है कि वो कौन है और उन्होंने क्या क्या किया है ये 5 साल के जर्नी में। कुछ भी करो, चाहे अभी परफेक्ट हो ना हो, लेकिन कंसिस्टेंसी ये होना चाहिए। आपके सामने अगर 10 अलग अलग पेंटिंग हो और पेंटिंग का आर्टिस्ट का सिग्नेचर और नाम छुपा दे, अगर उसमें से कुछ विख्यात आर्टिस्ट का पेंटिंग हो, आप 1 सेकंड में पता कर लोगे कि ये कौन सा आर्टिस्ट का काम है। मैक्सिमम लोग खुद के लिए कुछ नहीं करते, वो सबके लिए करते हैं, अपने भाई बहन, माता पिता, अपने आसपास के लोग, सबके लिए करते हैं। लेकिन कभी कभी सबके लिए करते करते खुद को ही भूल जाते हैं हम लोग। तो हाउ टू रिलीज दिस प्रेशर? मतलब ये प्रेशर आप तो रिलीज कर पा रहे हैं, हाउ कम अ स्टूडेंट विल रिलीज दिस प्रेशर? देखो, प्रेशर नाम का कोई शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरे ख्याल से। ये तो हमारी मन की सोच है। आज मैं बहुत टेंशन में हूँ। टेंशन आखिर होता क्या? कुछ नहीं होता टेंशन। ये हमारे मन की विचारधारा है कि हमने मान लिया कि आज मैं टेंशन में हूँ। मत मानो। अगर मैं 30 साल और मैं इस धरती पे हूँ, 30 साल मल्टीप्लाई बाय 365 डेज, कितने डेज हुए? करीब करीब 11,000 दिन इस धरती पे मैं और प्राकृतिक तरीके से 11,000 दिन हूँ। ये जो 11,000 सिक्के मेरे पास है, मैं उसका यूज़ कैसे करूँगा? मैं क्या अपने आप को टेंशन में बिताऊँगा, या मैं अपने आप को या अपने जो आसपास के समाज है उसके लिए कुछ मैं करूँगा? नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच एक ऐसी पर्सनैलिटी बैठी हैं जिन्हें मैं सिर्फ आर्टिस्ट कहना पसंद नहीं करूँगा। वो एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, लेक्चरर, साथ में एक फिटनेस एंथुसियास्ट भी हैं और पिछले 20 से 25 सालों से अपना अनुभव दे रहे हैं इस आर्ट के फील्ड को, या यूँ कहूँ अभी खुद भी सीख रहे हैं। और ये उनका बड़प्पन है कि वो खुद को आज भी एक लर्नर बताते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर प्रदीप हल्दर जी की, और मैं स्वागत करूँगा सिनेमॉल्ट के इस पॉडकास्ट में। प्रदीप सर, आपका स्वागत है। नमस्कार आशीष जी, बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे आके। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपने बुलाया है यहाँ पे। सर, मेरा सौभाग्य से जैसे याद आया मुझे कि मैं किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करूं, क्योंकि 20 से 25 साल किसी भी कला के क्षेत्र को देने के बाद एक इंसान कई बार अपने आप में एक इतनी सक्षमता लेके बैठा होता है और इतना व्यस्त भी होता है अपने शेड्यूल में कि वो टाइम नहीं निकाल पाता, और आप वो समय, वो वक्त अपना निकाल के यहाँ आ रहे हैं, तो आई एम सो थैंकफुल ऑफ यू और बहुत बहुत आभार आपका। सर, मैं इस जर्नी को शुरू करना चाहूँगा। आप खुद को कैसे देखते हैं? एक एजुकेटर, एक आर्टिस्ट, कौन सा पक्ष आपको ऐसा लगता है कि मैं खुद को यहाँ देखता हूँ? सबसे पहले मैं स्टिल खुद को लर्नर मानता हूँ कि जैसे मैं डेली कुछ ना कुछ सीखता हूँ। मैं पढ़ाता भी हूँ, स्कूल के बच्चे हैं मेरे पास, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद जैसे शाम को मैं घर में बैठता हूँ, पेंटिंग बनाता हूँ। लेकिन पूरे दिन में हमारे पास जैसे 24 घंटे होते हैं। मैं ये 24 घंटे को समय में नहीं आंकता हूँ, मैं 24 सिक्के मानता हूँ। और ये 24 सिक्के मैं किस किस जगह पे कितना खर्च कर रहा हूँ।
24 घंटे में क्या 1-2 सिक्के या 3 सिक्के मैंने खुद पे खर्च किया? ये सबसे बड़ी बात है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है आज के ज़माने में कि जैसे वो कमाने के लिए उनका जन्म हुआ है। मैं किसी भी काम को अच्छा या गलत नहीं बता रहा हूँ और ये मेरा काम नहीं है उनको जज करना, लेकिन एक दुकानदार जो सुबह 7-8 बजे या 10 बजे अपनी दुकान में चले जाते हैं, उसके बाद दोपहर को लंच भी वहीं पे, और रात के 10-11 बजे या अपने एक समय पे घर आना और देखते हैं कि सारे बच्चे सोए हुए हैं। जब वो सुबह गए थे ऑलमोस्ट बच्चे सोए हुए या अपने काम में व्यस्त। यानी क्या सिर्फ मैं पैसे कमाने के लिए पैदा हुआ हूँ? बिल्कुल नहीं, मेरा मानना ये नहीं है। मेरा मानना है कि अगर मेरा जन्म हुआ है तो किस कार्य के लिए जन्म हुआ है, किस में मैं अच्छा हूँ। मैं अगर आर्टिस्ट हूँ तो मैं आर्ट बनाऊँगा। मैं अगर कुछ और चीज़ में अच्छा हूँ मैं वो चीज़ करूँगा। वो जो दिन में 2 से 3 सिक्के की जो मैंने बात कही थी, वो जो क्या मैंने वो अपने ऊपर खर्च किए? ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना सब कुछ सबके लिए रखते हैं लेकिन खुद के लिए बहुत कम करते हैं। मैं जो जान पा रहा हूँ आपकी इस बात से, लगभग मैं मान सकता हूँ कि आप एक मध्यांतर में हैं। आप कलाकार हैं, आप पेंटिंग्स करते हैं, आप आर्ट डिज़ाइन करते हैं और आप एक लेक्चरर हैं। आप पेंटिंग सिखाते भी हैं, आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, आप बच्चों को पढ़ाते भी हैं। बट आपने बहुत संयमित तरीके से खुद को दोनों के मध्य में रखा हुआ, अगर मैं सही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मध्य में होना है, इस जर्नी को कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे अपने शब्दों में कि ये शुरुआत से आप मध्य में ही थे कला और शिक्षा के, या सिर्फ आज आप इस चीज़ को अपने अनुभव 25 से 20 साल जो आपका अनुभव है उसके बाद आप ये चीज़ जान पाए? मैं लास्ट 27-28 साल से इस फील्ड में हूँ जी। और स्टार्टिंग में मुझे समझ में नहीं आया, लगता था कि पैसे ही सब कुछ है। पैसे कमाए, अच्छे खासे खर्च किए, शोज़ किए, विदेशों में गए, बहुत सब कुछ किया, लेकिन कभी है ना खुशी नहीं मिली। कोविड बहुत सारे लोगों के लिए दुख तो लेके आया, लेकिन मुझे जो लगता है कि कोविड में एक चीज़ अच्छा हुआ, खुद को जानने का मौका मिला। जी। कोविड में हम 2 साल के करीब घर में बैठे हुए थे। कोविड ने ये सिखा दिया कि ज़िंदगी में पैसा तो बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। तो पैसे के साथ खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान ने खुद को नहीं जाना, ज़िंदगी दोबारा कभी नहीं मिलती। जो आज चला गया वो कल हम चाहे कितना भी प्रयास करें, कितना भी कोशिश करें, वो दोबारा वो उस समय को वापस लाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल। तो मेरा मानना है जो भी काम करो बहुत शिद्दत के साथ करो, बहुत अच्छे से करो। एकदम तुम्हारा कंपटीशन किसी और से नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन खुद से है। जी। ये मैं मानता हूँ, ये मेरा मानना है। और आपकी इस बात के मैं जो समझ पाया आपकी इस बात से कि खुद को आंकना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। अगर मैं सही हूँ तो खुद को आंकना, खुद का स्वयं का आकलन बहुत ज़रूरी है। खुद का एक आकलन करना कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं खुद में क्या वो काबिलियत मेरी अभी बढ़ी है या मैं पहले से घट गया हूँ या कुछ नया सीख रहा हूँ। तो आपकी कोई ऐसी स्किल जो पिछले कुछ 5 से 10 सालों में आपने एज एन आर्टिस्ट डेवलप करी हो और वो आप अपने बच्चों को सिखाते भी हों, कुछ ऐसा भी रहा? बिल्कुल। जैसे आर्ट में एक्सपेरिमेंट करना,
ये एक चीज़ है जो कि वक्त के साथ आता है, नंबर 1। दूसरा ये है, देखो पहले के ज़माने के बच्चे और आज के ज़माने के बच्चों में बहुत फ़र्क है। पहले के ज़माने के बच्चे, सपोज़ करो एज ए टीचर ही बात कर रहा हूँ, हमने भी अपने मास्टर से बहुत मार खाया है जी। ठीक है, लेकिन आज के ज़माने के बच्चे को अगर आप थोड़ा सा डांट भी दोगे, वो अपने पेरेंट्स को बुला के लेके आएंगे स्कूल में कि आपने मेरे बच्चे को डांटा कैसे। तो आज के ज़माने के बच्चे थोड़े से अलग है पहले के ज़माने के बच्चों से। लेकिन मैं मानता हूँ कि आज के ज़माने के बच्चे के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। सबसे पहली सुविधा ये है कि उनके पास पूरे वर्ल्ड का एक्सेस है, सोशल मीडिया के थ्रू या इंटरनेट साइट के थ्रू, जो हमारे ज़माने में बिल्कुल नहीं होते थे। हम सब किताबों के ऊपर डिपेंड थे। आज किताब हर बच्चे के हाथों में है, अगर वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता। जैसे YouTube, इस प्लेटफॉर्म को हम 2 तरीक़ों से देख सकते हैं। एक तो हम बहुत सारा समय इस पे स्पेंड करते हैं, बहुत सारी फिल्में देखना या फिर बहुत सारे वीडियोस देखना या जो भी चाहे। अगर YouTube को हम अगर ज्ञान का जैसे सोर्स बना ले तो इससे कोई भी इंसान बहुत कुछ सीख पाएगा, जान पाएगा और अपने आप को और डेवलप कर पाएगा। जैसे एक नाम मैं लूँगा, एक आर्टिस्ट है जो अभी एक ब्लॉगर है, सौरभ जोशी। कोविड के टाइम उन्होंने ये ठान लिया था कि मैंने वीडियोस बनाना है। वो डेली वीडियो बनाते थे, चाहे 5 व्यूज़ आए या 50 व्यू आए, वो रुके नहीं और वो बनाते गए। आज आई थिंक पूरे भारत के हर एक बच्चे को पता है कि वो कौन है। करेक्ट। और उन्होंने क्या क्या किया है ये 5 साल के जर्नी में। जो मेन बात सामने निकल के आती है, कुछ भी करो, चाहे अभी परफेक्ट हो ना हो, लेकिन कंसिस्टेंसी ये होना चाहिए। अगर ये किसी बच्चे के दिमाग में या किसी इंसान के दिमाग में चला आया है कि मैंने ये करना है, चाहे मेरे काम को कोई अप्रिशिएट करे ना करे, लेकिन मैंने अपना इसमें बेस्ट देना है, तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। वो फिर नंबर 1 है। सर, आपने अभी जो बात कही, अब शुरुआत में अगर करना चाहूँ इमोशंस, अगर मैं इमोशंस की बात करता हूँ, तो इमोशंस और आर्ट एक दूसरे को कैसे साथ में है, या वो एक दूसरे से अलग हैं, या दोनों ही नहीं है? आपका मैं इसमें जो रुचि है, जो आप मुझे बता पाएँ कि इमोशन और आर्ट क्या है, मुझे अगर आप सही शब्दों में समझा पाएँ कि इमोशन और आर्ट। इमोशन के साथ आर्ट जुड़ा हुआ है और आर्ट के साथ इमोशंस। सपोज अभी मेरा मन बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित है जी, मेरे सामने कैनवस और रंग पड़े हैं, तो मेरे भाव रंगों के माध्यम से वैसे ही आएंगे, प्रफुल्लित वाले। अगर मेरा मन उदास है, पहली बात है मेरा मन काम करने के लिए नहीं प्रेरित होगा, और मैंने किसी दबाववश अगर काम भी किया है, करना पड़ रहा है, तो वो सारी बातें नहीं आएंगी जो एक हैप्पी फेस वाला या हैप्पी माइंड वाला काम कर सकता है। तो इमोशन और आर्ट या आर्ट और इमोशन ये एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। और सर, अगर मैं ये कहूँ कि कुछ आर्टिस्ट जो खुद को एक अलग
थोड़ा सा एक सॉलिट्यूड जिसे हम कह सकते हैं, एकांत जिसे कह सकते हैं, कि उसमें रहना पसंद करते हैं, उस पे आपका क्या कहना है? क्या ये सही प्रक्रिया है करने की? ये मैं नए बच्चों के हिसाब से आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ये सही प्रक्रिया है? देखो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है आर्टिस्ट ठीक से काम नहीं कर पाता है, ये मेरा मानना है और मैंने भी ये देखा है। जैसे एक पेंटिंग को एकांत में बनाना और वही पेंटिंग को भीड़ में बनाना, रंग चाहे सेम हो लेकिन अलग अलग भाव आएंगे दोनों में ही। जी। एक पेंटिंग को बनाते बनाते कई सारे लोग आते हैं, देखते हैं, अपनी अपनी बातें पूछते हैं, बोलते हैं, टीका टिप्पणी भी करते हैं या फिर कुछ प्रोत्साहन वाले शब्द बोल के चले जाते हैं। तो दोनों पेंटिंग में सेम रंग हो, सेम साइज हो, सेम थीम हो, लेकिन अलग अलग भाव ज़रूर आएंगे। और मैं समझ पा रहा हूँ कि एक एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट का बहुत फर्क है एक आर्टिस्ट के पीछे। हाँ बिल्कुल, ये जो अभी आपने बात बताया एटमॉस्फेयर, किसी बच्चे को जैसे उसकी ग्रोथ के पीछे उसका फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर किसी बच्चे का 5 दोस्त साधु हो तो छठा साधु वो बच्चा बनेगा। अगर कोई बच्चे का 5 बदमाश दोस्त हो तो छठा बदमाश वो बच्चा बनेगा। इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ये एटमॉस्फेयर कि मेरे आसपास के लोग कैसे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सभी के सभी बहुत प्रोत्साहन वाले हैं, बहुत हेल्पिंग वाले हैं और मतलब मैं चल रहा हूँ तुम भी चलो मेरे साथ चलो वाले दोस्त मुझे मिले हैं। मतलब ये भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ इसके लिए कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाले मुझे मिले हैं। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है हार का सामना जब करना भी पड़ता होगा तो भी वो आपको थकने नहीं देते हो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अगर सही हूँ। डिपेंड करता है कि हमारे आसपास कैसे लोग हो, हम वैसे बन जाते हैं। एक आर्टिस्ट को कैसी एक अपनी एटमॉस्फेयर क्रिएट करनी चाहिए? एक नया आर्टिस्ट जो एक बडिंग आर्टिस्ट है, आज एक बडिंग पेंटर है, एक बडिंग स्टूडेंट है, वो अपना एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट करे? देखो, बडिंग आर्टिस्ट के लिए मैं बताऊंगा कि कॉन्टैक्ट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। काम तो आप करो, काम तो डेली करना है, काम में कोई कम नहीं करना है, लेकिन घर से निकल के आप नए नए कॉन्टैक्ट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। गैलरी में जाइए, जो पुराने आर्टिस्ट है, जो सीनियर आर्टिस्ट है, उनसे मिले, उनसे बात करें, उनसे उनके जीवन में क्या रहा है, मतलब अप्स एंड डाउन्स, वो चीज़ जाने। और जान के देखो, एक बात है, खुद की गलती से सीखना बहुत महंगा पड़ता है। अगर किसी और की गलती से अगर सीखो तो वो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, मेरा मानना ये है। हम ये कह सकते हैं कि पुराने एक्सपीरियंसेस से हमें भी एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए। एग्जैक्टली। तो एक्सपीरियंसेस की बात पे मैं बहुत मैं जानना चाहता हूँ कि आपका अनुभव अभी तक का किस तरीके का रहा? कहाँ से एग्जैक्ट शुरुआत हुई? आपको ये कब लगा कि मैं पेंटिंग के लिए, आर्ट के लिए मैं सही इंसान हूँ, मुझे करना चाहिए? बताता हूँ मैं आपको। एक फिल्म बहुत साल पहले आई थी आमिर खान जी की, तारे ज़मीन पे। जी जी, सभी ने देखा होगा। बिल्कुल। उसमें ईशान अवस्थी, यस, वो एक बच्चे का कैरेक्टर, उनके टीचर ने, जो आमिर खान जी
मेन लीड रोल पे थे उसमें, उन्होंने उस बच्चे को बिल्कुल बदल दिया। वैसा ही हमारे जीवन में कोई ना कोई ज़रूर आता है जो आपको सही रास्ते पे हाथ खींच के लेके चला जाता है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, पहले मुझे लगा कि मुझे लेखक बनना है। मैंने लिखना भी स्टार्ट किया, बहुत स्टोरीज़, बहुत पोएम्स, मतलब मेरे मन में ये सेट था कि हाँ मैंने राइटर बनना है। क्लास 9th में था, एक सर आए पार्ट टाइम बेसिस पे, धीरेन मेहते सर, वो अभी बंगाल में है। मेरी ऑलमोस्ट डेली गुड मॉर्निंग का मैसेज उनके साथ होता है। 3 महीने के लिए हमारे स्कूल में आए। उन्होंने एक बच्चे की दिशा और दशा दोनों बदल दी, सोच बदल दिया कि आर्ट कर सकते हो तुम। बस वो जो 3 महीने वो हमारे स्कूल में थे, उन 3 महीनों में उन्होंने विचारधारा बदल दिया। बस वहीं से जर्नी स्टार्ट हुआ। और हाँ, अपने स्कूल का मैं टीचर्स का एक पसंदीदा बच्चा था। मतलब अगर टीचर ने कोई बात कहा है उसको करना है, चाहे मैं रात जागूं, दिन में ज़्यादा काम करूं, कैसे भी करूं, बस काम करना है। तो टीचर्स ने, मेरे स्कूल के टीचर्स ने बहुत हेल्प किया मेरा। उस समय सामान की कमी होती थी, पैसे की कमी होती थी, लेकिन एक चीज़ की कमी नहीं थी, वो था उत्साह की। और सपोर्ट मुझे बचपन से ही मिला, हर किसी का सपोर्ट मिला मुझे। मैं जो भी आज हूँ, जैसा भी हूँ, बड़ों का बहुत साथ रहा, उनका आशीर्वाद रहा, जो कि आज इस मुकाम पे हूँ, आज आपके साथ हूँ, पॉडकास्ट में हूँ। तो मैं एक चीज़ खुद भी एक चीज़ मैं बोलना चाह रहा था और सर ने भी मुझे इसे बोलने पे मजबूर किया, वो ये कि गुरु बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। एक हद तक मैं इस बात को बहुत मानता हूँ कि गुरु बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। और प्रदीप सर ने अपने अनुभव से इस बात पे मैं कहूँगा एक मुहर लगा दी है कि एक सही गुरु का सर पे होना, आपके साथ होना और आपको उनके अनुभव से सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक अच्छी जर्नी और एक अच्छा कलाकार बनने के लिए, और एक अच्छी जर्नी तय करने के लिए आपका सफ़र आसान हो जाता है अगर आपके साथ एक अच्छा गुरु होता है। सर, जैसे आपने बताया आपके साथ एक अच्छा गुरु हमेशा से रहा, आपने अपने गुरुओं की बात मानी, उनकी बातें सुनी। आज आप एज ए गुरु, एज ए शिक्षक जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो एज ए कंपेनियन आप उनको सिखाते हैं या एज ए टीचर ही सिर्फ आप उनको सिखाते हैं? आपका प्रोसेस क्या है? देखिए, मेरे साथ जितने भी बच्चे हैं, अगर मैं उनको टीचर बन के आज सिखाऊं तो वो इतना नहीं सीख पाएंगे जितना कि मैं कंपेनियन बन के उनके साथ मैं चलूँगा। आज के बच्चे थोड़े से अलग है पहले के बच्चों से। पहले के बच्चों को तो डांट दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, चलो ठीक है, गुरुजी ने डांटा है, अच्छा ही डांटा होगा। जैसे सपोज़ करो हमारे ज़माने में अगर गुरुजी पिटाई भी करते थे, हम घर पे जाके बिल्कुल नहीं बताते थे। अगर घर पे बता दिया कि गुरुजी ने पिटाई किया, उल्टा पिटाई हमें घर से पड़ती थी कि तूने कुछ करा होगा। एग्जैक्टली, तूने कुछ करा होगा, तेरी गलती है। यस। और आज के बच्चों को हम डांटते भी नहीं है। टीचर्स आजकल वक्त के साथ ढल गए हैं कि काफ़ी हद तक जो अटैचमेंट पहले थी आज है, लेकिन कम है। आज लगता है कि इस बच्चे को डांटूं
घर में जाके बता देगा कि टीचर ने डांटा है। अभी कई सारे केस आपने सुने भी होंगे। एक सेंट्रल दिल्ली में एक विख्यात स्कूल है, वहाँ के किसी बच्चे ने मेट्रो के आगे जंप करके अपने आप को समाप्त कर दिया है। जो भी है, तो पहले वाली बात वो रही नहीं। उससे बेटर है कि ठीक है, हम आपको अच्छा और भला दोनों बता देंगे, प्रेम से बता देंगे। आप समझदार हो तो समझ जाओ, वरना हम तो सिर्फ एक टीचर ही है। तो जैसे आजकल सोशल मीडिया का युग है और हम सोशल फ्रेंडली एनवायरनमेंट में हैं, यहाँ पे फेसबुक, मेटा, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर चीज़ ऑलमोस्ट उसी पे हो रही है। और एक होड़ भी है कि मैं आर्टिस्ट बनूं तो बनूं, मेरे फॉलोअर्स भी होने चाहिए। ये एक होड़ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या सुझाव देते हैं, या आप क्या अपना इसमें आपके विचार क्या हैं कि पहले फॉलोअर्स आपके पास होने चाहिए या पहले आपको एक अच्छा कलाकार होना चाहिए? मेरे हिसाब से देखो, अगर आप अच्छा काम करोगे तो फॉलोअर्स अपने आप बढ़ जाएंगे। अगर काम ही नहीं करोगे तो फॉलोअर्स आज मान लो सिंपैथी से या किसी भी कारण से आपको फॉलो कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनको लगेगा अरे ये तो काम ही नहीं करता है, मैंने बेकार में फॉलो किया, हटाओ इनको। मैंने एक बात कहा था पहले, कंसिस्टेंसी। आप डेली काम करो जी, ऑलमोस्ट डेली पोस्ट करो, लेकिन काम में क्वालिटी हो, क्वालिटी मैटर। एग्जैक्टली। जैसे सपोज करो एक 5 स्टार होटल में एक प्लेट खाना 500 रुपये का, 1000 रुपये का, 5000 का मिलेगा, अपने अपने हिसाब से जो भी उनका रेट है। मुझे रेट ज़्यादा पता भी नहीं है। और वही एक प्लेट खाना किसी जैसे ठेले वाले के पास बहुत कम प्राइस में मिलेगा, 50 रुपये प्लेट या जो भी है उनका रेट। तो प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है। जैसे सलाद काटना, मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, सलाद काटना तो वही गाजर है, मूली है, खीरा है और कुछ सब्जियां है, लेकिन डिपेंड करता है कि थाली कैसी होनी चाहिए, कौन सा सब्ज़ी कहाँ पे होना चाहिए, किस शेप में होना चाहिए, ये बहुत मैटर करता है। प्याज को लंबे काटने चाहिए या गोल काटने चाहिए, ये बहुत मैटर करता है प्रेजेंटेशन। वैसे ही आर्ट में भी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। आर्ट में कैसे आप पेंटिंग बनाते हैं, किस किस ऑडियंस के पास वो जाता है, क्या अगर आप स्टैब्लिश आर्टिस्ट हो, क्या वो गैलरीज में एग्जिबिट होती है, कौन सी गैलरीज में, ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करता है एक आर्टिस्ट को मतलब ग्रो करने के लिए। और सर जैसे आजकल के जो जेनजी जनरेशन है हमारी, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बैठी ही रहती है लगभग, और सभी बैठे रहते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं, बट उस जनरेशन को जो रंगों की खुशबू है, जो कलर्स है, जो कागज़ की खुशबू है, जो उस कैनवास की खुशबू है, वहाँ से अवगत कराना और उस जगह पे रखने के लिए आप क्या ऐसी चीज़ है जो आप अपने बच्चों के और आप अपने जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं अदर्स, उनके साथ आप प्रोसेस, मतलब मैं जानना चाहता हूँ क्या प्रोसेस आप इस्तेमाल करते हैं? प्रोसेस से पहले मैं एक बात बताऊँगा। बहुत सारे बच्चे हैं प्रसिद्ध होना चाहते हैं लेकिन काम करना नहीं चाहते हैं, ठीक है, एक तो ये। दूसरा सवाल जो आपने प्रोसेस का पूछा है, हमारे जो विजुअल आर्ट है इसमें बहुत सारे मीडियम्स है, मतलब अनगिनत। कोई ऑयल कलर से करता है, कोई एक्रेलिक कलर से, कोई वाटर कलर से, कोई पेंसिल से, कोई मिट्टी है, कोई पत्थर है, मतलब
बहुत सारे पार्ट हैं इसके। प्रोसेस ये है कि आप काम करें, धीरे धीरे काम में क्वालिटी लाए। जैसे अभी मैंने एक काम किया है, वो काम अभी मेरे पास नहीं है, वो बिक चुका है। सिर्फ पेन से मैंने बनाया था शकुंतला, उसको मैंने पोस्ट भी किया था। उस आर्ट वर्क को बनाने में मिनिमम अगर मैं हिसाब किताब लगाऊं 75 घंटे लगा है। 75 घंटे मिनिमम, मतलब एक कम से कम मैं बता रहा हूँ। उसमें छोटी से छोटी बारीकी भी मैंने दिखाया हुआ है। अभी मेरे पास एक स्केच बुक है बैग में, तो दिखाऊंगा मैं। विष्णु जी बनाया हुआ है, बहुत छोटे साइज़ का, लेकिन उसमें और 10-12 घंटे का काम उसमें बचा हुआ है। अच्छा काम समय मांगता है, अच्छा खाना लो फ्लेम में होता है। तो ये सबसे मेन प्रोसेस है कि काम करो मगर शिद्दत के साथ करो, अच्छा करो। पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, संयम। आपने कहा कि 75 घंटे उस पे लगे, तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर प्रतिदिन भी 1 घंटा किया होगा तो 75 दिन, जो कि ऑलमोस्ट 3 महीने 2.5 महीने के बराबर। तो 3 महीने में जाके एक पेंटिंग हमारी बन रही है। और जो पेन आर्ट आपने बताया कि पेन आर्ट से आपने वो पेंटिंग करी, सो पेन आर्ट इज समथिंग अ डिफरेंट स्किल जो आज आपने जिस पे काम करना शुरू करा है। आप हमेशा से पेन आर्ट को लेके ही? नहीं, पेन आर्ट मैंने 1-2 सालों से स्टार्ट किया है। सफ़ेद कागज़ पे काले रंग के पेन से या किसी और माध्यम, किसी और कलर के पेन से जो आर्ट निकल के आती है वो बिल्कुल अद्भुत होती है। होता सिर्फ एक ही रंग से, लेकिन वो बिल्कुल डिवाइन होता है, बिल्कुल अलग होता है, डिफरेंट होता है। समय लगता है इसमें। पेन आर्ट बहुत लॉन्ग प्रोसेस वाला काम है। जैसे हर एक आर्टिस्ट का अपना अपना काम करने का तरीका होता है। जैसे कोई बहुत फास्ट काम करते हैं, कोई स्लो काम करते हैं। कुछ पेंटिंग बनाने में कई साल लगते हैं सिर्फ एक पेंटिंग को कंप्लीट होने में, और कुछ आर्टिस्ट एक दिन में 10 से 15 काम निकाल लेते हैं। तो फ़र्क होता है। एक आर्टिस्ट को एक पेंटिंग बनाने में 1 साल लग रहा है और एक आर्टिस्ट एक दिन में 10-15 काम बना लेते हैं। क्वालिटी में तो अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं वो पता चल जाता है, दिख जाता है। और जो अच्छी चीज़ है उस पर मेहनत, समय, संयम और उसका एक जो प्रॉपर उसका तरीका है, विधि है, उस प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ, हमारा इंडियन मार्केट थोड़ा बीच में डाउन हो चुका था। अब मार्केट थोड़ा सा बेटर है। अब सबको समझ में पड़ रहा है कि आर्ट, ओरिजिनल पेंटिंग घर पे लगाना और एक प्रिंट लगाने में बहुत फ़र्क है। जैसे काफ़ी सारे लोग मिलते हैं, पेंटिंग सबको चाहिए घर के लिए, लेकिन पैसे बहुत कम लोग खर्च करना चाहते हैं। जैसे कई जने मुझे मिले फ़िलहाल कि सर एक मुझे पेंटिंग चाहिए। मैं जैसे ही उनको पेंटिंग भेजता हूँ और उसके साथ प्राइस भी, उसके बाद उस पर्सन का रिप्लाई आता है मैं सोच के बताऊंगा, और वो कितना साल लेगा
उस पर विचार करने के लिए ये तो बोलना मुश्किल है, क्योंकि जो फ्री वाले सामान है ना उसका कोई वैल्यू नहीं होता मेरे ख्याल से। जैसे कोविड के टाइम जब ऑक्सीजन बिक रही थी, जब उसकी कमी आ चुकी थी, लोग उसको खरीदने के लिए आतुर थे। आज किसी भी व्यक्ति को अगर हम लोग बोलते हैं कि चलो फ्रेश हवा लेने के लिए जाना है या कुछ ऐसी कोई बात, फ्री का सामान, तो वो वैल्यू नहीं करेगा। तो जहाँ पे फ्री की बात आती है उस सामान का रेट अपने आप कम हो जाता है। जहाँ पे पैसे लगते हैं उसका, हाँ ये पेंटिंग मैंने 25,000 में खरीदी, ये पेंटिंग मैंने 1 लाख में खरीदी, या जो भी अमाउंट है, देखो 1 लाख की पेंटिंग मेरे घर पे लगी है। जैसे एक फिल्म में मैंने सुना था, मतलब एक डायलॉग, घड़ी है ना सिर्फ वक्त नहीं बताती, उस इंसान का वक्त भी बताता है एक घड़ी। एग्जैक्टली। डिपेंड करता है कि वो 250 रुपये की घड़ी हो या 2.5 लाख की घड़ी हो। बिल्कुल सही। ये एकदम फैक्ट बात है। सो बीइंग एन आर्टिस्ट, ज़्यादा खुशी कब मिल रही है, एक अच्छी पेंटिंग बना के या उस अच्छी पेंटिंग की सही कीमत लग जाने पर? अगर ये कमर्शियल काम करा गया है, क्योंकि कभी कभी शायद पेंटर्स एंड आर्टिस्ट कुछ काम अपने लिए भी करते हैं, बट कई बार होता है कि, तो आपको कभी ऐसा आपका फीलिंग क्या है, वो खुशी कब है जब वो पेंटिंग अच्छी बन गई है, आपको अंदर से मन में आया वाह यार मैंने आज क्या कमाल काम करा, या जब वो अच्छी पेंटिंग उतनी कमाल पैसों में बिक भी गई कि वाह यार मैंने कमाल काम करा था और मुझे मेरा मेहनताना भी कमाल मिला? देखो 2 प्रश्न पूछा है आपने। जी जी। सबसे पहली खुशी ये होती है कि हाँ मैंने अच्छा काम किया जी। बेस्ट काम तो हम किसी भी काम को नहीं बताते कि ये मेरा मास्टरपीस बना है या सबसे बेस्ट काम किया है। मैंने अच्छा काम किया है, मैंने अपना 100% दिया है। अगर वो बिक जाए, जैसे आइसक्रीम के ऊपर चेरी लग जाना, वैसी बात होती है। चेरी ऑन द केक। हाँ बिल्कुल। पहली प्रतिक्रिया जो देना चाह रहे हैं वो ये है कि मेरा करा हुआ काम अच्छा होना चाहिए, वो सेटिस्फैक्शन टू द सेटिस्फैक्शन बिल्कुल विद इन द आर्ट। हाँ मैंने अच्छा काम किया है, मैंने अपना बेस्ट दिया है। और अगर वो बिक जाता है, बाकी वो बिके ना बिके वो देखो सबके चॉइस पे है या ऑडियंस कैसे है मेरे पास। आजकल काफ़ी सारा काम ये सोशल मीडिया के थ्रू बिक जाता है। धीरे धीरे मुझे लगता है कि गैलरी में तो पेंटिंग बिकेंगे, लेकिन सोशल मीडिया काफ़ी हद तक गैलरी का जो एक इम्पोर्टेंस है उसको तो खैर छीन नहीं सकता है। लेकिन मैंने देखा है काफ़ी सारे आर्टिस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू अच्छी खासी कीमत में पेंटिंग सेल कर रहे हैं और वो बीडिंग भी करते हैं। जैसे किसी इंसान के, आर्टिस्ट के 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 1 मिलियन, 5 मिलियन फॉलोअर्स हुए, अच्छा खासा फॉलोअर्स हो गया। एक्टिव भी उनमें बहुत सारे होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में। उस काम को शेयर भी बहुत सारे लोग करते हैं। अगर सपोज़ करो मैंने अपनी एक पेंटिंग का बिडिंग लगाया स्टार्टिंग 10,000, उसको मान लो 5,000 लोगों ने देखा, 10,000 लोगों ने देखा, उसमें से 10 लोग को पसंद आए, 10 ने अपने अपने प्राइस बता दिए कि अगर ये मेरी पेंटिंग अगर मेरे ड्राइंग रूम में लगता है या बेडरूम में लगता है या जहाँ भी ऑफिस में लगता है। देखो ओरिजिनल पेंटिंग ओरिजिनल ही होती है, सोना सोना ही होता है। कितना भी पीतल को चमका के अगर हाथ में पहना जाए हम उसको सोना नहीं बताएंगे।
तो ओरिजिनल पेंटिंग रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप देखो जितने भी रिच एंड वेल्दी पीपल है वो कभी प्रिंट नहीं लगाते अपने घर पे। प्रिंट लगाना यानी अशुभ माना जाता है कि आपने इस आर्टिस्ट के काम को प्रिंट निकाल के आपने पैसे बचा लिए, ठीक है, आपने 5 लाख का काम आपने 500 में डन कर दिया, पूरा करा लिए। लेकिन जितना समय बीतता है पेंटिंग का वैल्यू उतना ही बढ़ता है। एम.एफ. हुसैन साहब की पेंटिंग का अगर आपको वैल्यू पता है तो बिल्कुल, जब उन्होंने उस पेंटिंग को बनाया तब उन्होंने एक वैल्यू रखी। आज वो नहीं है हमारे साथ, लेकिन वो अपने पेंटिंग के अंदर हमेशा रहेंगे, वो लाइन स्ट्रोक के अंदर हमेशा रहेंगे। उनकी जो आत्मा है उस पेंटिंग में हमेशा ज़िंदा रहेगी। तो एक एम.एफ. हुसैन साहब की पेंटिंग जब उन्होंने बनाया और आज उनका वैल्यू बिल्कुल अलग है। जतिन दास जी है, मंजित बाबा जी है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार हमारे आसपास और है। उनका पेंटिंग जो पहले था और आज उनका वैल्यू कई गुना बढ़ गया है। तो मैं जो समझ पा रहा हूँ सर की विचारधारा से कि आर्टिस्ट के लिए पेंटिंग बनाना और उसे अच्छा बनाना सर्वप्रिय है। सबसे ज़्यादा प्यारा है कि वो पेंटिंग बने, कंप्लीट हो और वो मेहनत, संयम, पूरी विधि पूर्वक अच्छे से दिल लगा के बने, उसके अंदर वो भाव प्रकट हो, वो चीज़ नज़र आए जो पेंटर ने उस टाइम पर, आर्टिस्ट ने उसे सोच के बनाया हो कि मैं ऐसी बनाना चाहता हूँ। उसका बिकना, उसका मूल्यांकन, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो सेकेंडरी है। प्रायोरिटी पेंटिंग बनाना और उसको अच्छे दिल और समझ से बनाना है। सर आप इतने समय से कॉलेज के बच्चों को भी पढ़ाते होंगे, आप स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाते हैं, आप फ्रीलांस आर्टिस्ट भी पढ़ाते होंगे जो बडिंग आर्टिस्ट हैं। मैं थोड़ा सा प्रोसेस को लेके डीपली जानना चाहता हूँ कि एक 12 से 15 साल का बच्चा, एक 16 से 22-24 साल का बच्चा और एक इंडस्ट्री में है जो ऑलरेडी, जो एक बडिंग आर्टिस्ट है, जो अभी भी लर्निंग फेज में है, उसकी उम्र फिर 25 से 30 है या 35 है, उसका बच्चा, आप तीनों को किस तरीके से लेकर चलते हैं? क्या तीनों को पढ़ाने का तरीका सेम है? बिल्कुल नहीं है जी, वो ही बिल्कुल नहीं है। जी। जितने भी बच्चे मेरे कांटेक्ट में हैं या जो मेरे संपर्क में हैं, उन बच्चों को, वो चाहे टीनेजर बच्चा हो या उससे बड़े बच्चे हो या प्रोफेशनल फील्ड में चले गए हो, एक चीज़ उनको हमेशा बताता हूँ कि आप लोग अपना बेस्ट काम दो, बाकी भगवान जी पे छोड़ दो। अगर आप आज अपना बेस्ट काम करते हो, आपको फल आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। What we give, we get back with interest. हमारे कर्म ही हमें ब्याज के साथ हमें वापस मिलते हैं। मैं आपकी बात पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि सही किया हुआ कार्य कभी खराब नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमने कोई काम सही किया है तो 100% आज नहीं तो कल वो हमारे पास जरूर वापस आता है। कर्मा अगर हम बिलीव करें और नहीं भी करें तो सिर्फ एक सही किया हुआ अगर कार्य है तो वो हमारे पास वापस जरूर आता है। मैं इस चीज से थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जानना चाहता हूँ कि हाउ स्पिरिचुअल शुड बी एन आर्टिस्ट। एक आर्टिस्ट कितना स्पिरिचुअल होना चाहिए, या क्या एक आर्टिस्ट को स्पिरिचुअल होना चाहिए? क्या स्पिरिचुअलिटी एक आर्टिस्ट को हेल्प करती है, आपको कर रही है? अगर मैं आपसे एक इंडिविजुअल, एक एज एन आर्टिस्ट ये पूछोगे, इज स्पिरिचुअलिटी हेल्पिंग यू इन एनी वे इन टर्म्स ऑफ आर्ट और द क्रिएशन? आपकी बात मुझे मतलब मेरे, आपने जो भी बताई ना अभी, मेरे वो सारी बातें मेरे दिल तक गया। मैं परसों ही
वृंदावन से वापस आया। वृंदावन नहीं, वृंदावन धाम। मतलब कहते हैं ना, मैं कुछ भी बनाने जाता हूँ, पता नहीं भगवान तेरी मूरत उसमें उभर आती है। मुझे लगता है मेरी कलम को मुझसे ज़्यादा तुमसे प्रेम है। मैं आर्टिस्ट में एक पेंटर के साथ एक लेखक तक पहुंच गया हूँ, ये मेरे को अभी एहसास हुआ है इस पॉडकास्ट में। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी दैट आई एम टेकिंग समथिंग आउट ऑफ यू व्हिच इज समथिंग आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। तो बिल्कुल मैं इसी भाव को ही जानना चाहता हूँ कि जो आपने बहुत अच्छी लाइन कही कि मैं कुछ भी बनाने जाता हूँ तो उस कलम में मुझे तेरी ही मूरत दिखाई देती। बिल्कुल बिल्कुल, वही बनता है। तो क्या कनेक्शन है सर, ये आप कैसे इसको फील करते हैं? हाउ यू आर फीलिंग इट? बताता हूँ मैं आपको। कुछ समय पहले, कुछ साल पहले मैं थोड़ा सा बीमार था। हार्ट अटैक आया था, ऑपरेशन हुआ, बाईपास हुआ। सारे जो वेन्स थे उनका रास्ता बदल दिया। बाईपास के बाद ज़िंदगी बहुत बदल जाती है। सलाह देने वाले आपको बहुत मिलते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, ऐसा मत करो, वो मत करो। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, पता नहीं मुझे लोग बहुत अच्छे मिल जाते हैं जो मेरे आसपास है। मेरे जो डॉक्टर है, डॉक्टर खन्ना जी, सुरेंद्र नाथ खन्ना जी, जिन्होंने मेरा ये पूरा ऑपरेशन किया था, जब ऑपरेशन हुआ जब मैंने आंखें खोला तो उनको ही मैंने सामने पाया। मुझे वो डॉक्टर नहीं, भगवान श्री कृष्ण देव मुझे उनमें नज़र आए। मतलब वो डॉक्टर, मैं उनके पीठ पीछे तारीफ कर रहा हूँ, वो डॉक्टर के साथ एक अच्छे इंसान भी है जिन्होंने मुझे हर समय सही गाइड किया। उन्होंने मेरे ऑपरेशन को इतना सिंपल बना दिया, कुछ नहीं हुआ है, ये हल्का सा टाका ही तो है, कुछ नहीं हो जाएगा। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। आज मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, जिम जाता हूँ और अपने आर्ट करता हूँ। भगवान जी के साथ कनेक्शन अगर हम लोग बना के रखते हैं, जैसे किसी ऑफिस में अगर आपकी बात डायरेक्ट मैनेजमेंट तक हो और वाया किसी के मैनेजमेंट के साथ बात हो, दो अलग अलग बातें होती है। ये जो वाया वाले ना मुझे थोड़े से अलग लगते हैं। आपकी बात प्रभु के साथ डायरेक्ट होनी चाहिए। भक्ति में बहुत शक्ति है, ये मैंने महसूस भी किया है। ज़िंदगी एक हसीन सफ़र है, एक यात्रा है। जैसे लगता है कि हम सब बस में बैठे हैं, एक एक स्टॉप करके कुछ लोग आते हैं, चढ़ते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी चले जाते हैं और कुछ लोग एकदम लास्ट जो डेस्टिनी होता है वहाँ तक चलते हैं। आपके आसपास अगर अच्छे लोग हो ना, आप ग्रो करोगे करोगे। अगर किसी फूल के गमले को बहुत सारे फूलों के गमलों के साथ रख दिया जाए और उसका अच्छे से केयर हो, उसमें प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर उसमें मिनरल जो खाद वगैरह होता है, प्रॉपर पानी, हर एक चीज़ उसमें अगर सही मात्रा में हो, वो पौधा बहुत अच्छा ग्रो होगा। अगर उसको रख के बैल्कनी में रख दिया, पानी का कोई पता नहीं है, उसके आसपास कुछ भी नहीं है, मतलब कभी मन हुआ पानी दिया, कभी नहीं दूँ, वो धीरे 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 फूल का पौधा भी सूख जाएगा। तो डिपेंड करता है कि हमारे आसपास के इंसान कैसे हो।
एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, किसी ने कहा है अपने से पराये अच्छे हैं और पराये से जंगल अच्छे हैं। जैसे अगर हम अपना कनेक्शन भगवान जी के साथ कर लेते हैं, चाहे कुछ भी हो, एक इंसान चाहे साथ छोड़ देते हैं लेकिन भगवान जी कभी साथ नहीं छोड़ते। वो हमेशा हाथ पकड़ के सपोर्ट करते हैं, पीछे पीछे चलते हैं कि चलो मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तुम काम करो, मैं सपोर्ट कर दूंगा, मैं संभालूंगा, मैं हूँ ना वाली फीलिंग आती है। ये बहुत बहुत ही एक अच्छा और अपने जीवन से जुड़ा हुआ उदाहरण सर ने प्रेजेंट किया हमारे आगे कि ईश्वर भगवान जी जो भी हैं, आप उनसे डायरेक्ट कनेक्टेड रहिए। वाया कनेक्शन में कुछ नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट कनेक्टेड रहिए। और वो डायरेक्ट कनेक्टेड आप सिर्फ तभी रह सकते हैं जब आप अपने कर्मों में पक्के हैं, आपके कर्म सही हैं, आप सत्कर्मों पे हैं। और सत्कर्म सिर्फ दान पुण्य करना नहीं है, सत्कर्मों से है कि आप जो कला के क्षेत्र में हैं, जिस कला में आप निपुण हैं, उस कला को कितने सच्चे दिल से कर रहे हैं, कितने सच्चे मन से आप किसी को कुछ सिखा पा रहे हैं, कितने सच्चे मन से आप अपने ऊपर कार्य कर पा रहे हैं। सर, मैं कला को केंद्र बिंदु मानकर ये भी जानना चाहता हूँ कि हमारी आसपास का जो पर्यावरण है, मैं बहुत स्पेसिफिक होकर पर्यावरण बोल रहा हूँ कि आसपास का जो पर्यावरण है उसको एक आर्टिस्ट, एक बडिंग आर्टिस्ट, एक बच्चा, एक स्टूडेंट कैसे यूटिलाइज कर सकता है। विद एग्जांपल अगर आप मुझे बता पाए कि आसपास के पर्यावरण को। देखो, सपोज करो एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में 30 से 40 बच्चे हैं और सभी बच्चे एक से बढ़ के एक एक फील्ड में एक्सपर्ट है। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई आर्ट में अच्छा है, कोई पढ़ाई में अच्छा है। मतलब उस क्लास में हर एक बच्चा कोई ना कोई किसी न किसी काम में निपुण है। उस क्लास में एक ऐसे बच्चे की भर्ती होती है, एक ऐसा बच्चा आता है जो किसी दूसरे जगह से आया हो। वो सबसे पहले देखेगा ये क्लास में ये सारे बच्चे तो टॉपर है किसी न किसी काम में। अगर उस बच्चे ने उस चीज़ को पॉजिटिवली लिया कि मैं किस काम में टॉपर हूँ, मैं किस काम में बेटर हूँ, मैं किस काम में बेस्ट हूँ, तो वो बच्चा खुद को निखार लेगा। और सेम एक पढ़ाकू बच्चा किसी उसको ऐसे क्लास में चला गया जिस क्लास में बच्चे थोड़े से बदमाशी करते हो, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे की पढ़ाई पे, वो बच्चा अगर टॉपर भी होगा तो इफ़ेक्ट तो ज़रूर करेगा। तो वो जो संगत है उसकी, वो उस पर बहुत इफेक्ट करेगी। सर, अगर जैसे संगत को अगर मैं किनारे रखूं और जो मेरा नेचर मुझे मिल रहा है, अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं, आप और मैं दिल्ली एनसीआर में हम रहते हैं, तो हम इस दिल्ली एनसीआर का जो नेचर है, जो यहाँ की आबो हवा है, यहाँ जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, उसको किस तरीके से कला में यूटिलाइज कर सकते हैं? आप कुछ बच्चों के लिए बता पाएं कि कैसे वो कर सकते हैं। देखिए, जो ये कैपिटल है, ये कैपिटल ऑफ आर्ट है। ग्रेट। या इसको आर्ट कैपिटल भी बता सकते हैं। इस कैपिटल के हर एक जगह में आर्ट छुपा हुआ है। आप चाहे वो मंदिर देखें या मुग़ल कालीन समय के आर्किटेक्चर देखें, पेंटिंग्स देखें, या जो अभी मॉडर्न जो बिल्डिंग है, ये भी एक आर्ट का ही रूप है। तो इस कैपिटल में सरवाइव करना बहुत आसान है। और यहाँ पे अगर हमें एक चीज़ चाहिए तो 10 चीज़ हमारे पास ऑप्शन में होता है। यहाँ पे दुकानों की कोई कमी नहीं है। हाँ, डिपेंड करता है कि मैं कौन सा माध्यम चुनूं या कैसा ग्रुप मेरे पास हो। जैसे एक
ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम मुझे ध्यान नहीं है, वो संडे संडे ना एक उनका होता है मीटअप, उनका एक इंस्टाग्राम का पेज बना हुआ है। वो हर संडे 11 से 1 बजे दिल्ली या दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में अपना वेन्यू ग्रुप में डालते हैं और 50-60 आर्टिस्ट या फिर जो भी हो या उससे भी ज़्यादा उस जगह पे जाके अपना अपना काम करते हैं। फिर उस ग्रुप में उस काम को पोस्ट होता है। तो ये भी एक सुविधा है कि आपको प्रॉपर एक मिल रहा है इन्वायरमेंट, एक बाकी आर्टिस्टों का सपोर्ट। जी जी जी। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। अब मैं इस पे एक चीज़ जोड़ देता हूँ कि मेरा ये हमेशा से मानना है कि कुछ पाने के लिए कभी कुछ खोना नहीं है, कुछ थोड़ा ज़्यादा करना है और कुछ शायद थोड़ा कम करना है। आपने कहा कि वो ग्रुप मिल जाते हैं, एक ग्रुप स्टडी, जिसको हम स्टडी में अगर चले जाएं तो एक ग्रुप स्टडी इज़ बेटर देन सोलो। एंड वैसे ही अगर हम एक ग्रुप आर्टिस्ट, पर्टिकुलर ग्रुप कोई बच्चा ज्वाइन कर लेता है, और दिल्ली में जैसा आपने बताया कि काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल भी हैं, देयर आर सो मेनी प्लेसेस टू विजिट, आइदर इट्स मॉन्यूमेंट्स और टेम्पल्स। जो एक आर्किटेक्चर है दिल्ली का, अगर हम कहें, वो अपने आप में एक आर्ट को डिपिक्ट करता है। करेक्ट सर? तो आप ये भी सजेस्ट करेंगे कि कोई पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म ऐसी हो जिसको बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं ताकि वो आर्किटेक्चर को कैप्चर कर सकें? जैसे बच्चा सीखता है आर्ट, आर्ट को सीखने के लिए गुरु चाहिए जी। स्केचिंग प्रैक्टिस करे और जिसका स्केचिंग अच्छा होगा वो अच्छा पेंटिंग भी बना लेगा। मतलब स्केचिंग में महारत पहले चाहिए, उसके लिए डेली प्रैक्टिस चाहिए। मतलब ये बच्चों के लिए मस्ट है कि अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में हो तो स्पोर्ट्स में टॉप करना है या एथलीट बनना है, टॉप मोस्ट एथलीट, तो उसको डेली प्रयास करना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डेली प्रैक्टिस अगर नहीं किया तो नहीं कर सकता वो बच्चा। आज के ज़माने में मैं एक बात बताऊं कि किसी किसी को लगता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरी धारणा इससे कुछ उल्टी ही है। आज के ज़माने में कंपटीशन बहुत कम है। जैसे काफ़ी सारे बच्चों को देखा है अपना टाइम किस तरीके से यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया में स्क्रीन टाइम 6-6, 7-7, 8-8 घंटे। वो क्रिएटर नहीं बनते, वो कंज्यूमर बनते हैं। लेकिन बनना क्या चाहिए? क्रिएटर। ताकि आज आप प्रयास करो, आप दुकान तो खोलो। मैंने पहले ही बताया था, मैंने बात किया था कि एक दुकानदार जो सुबह दुकान में जाते हैं, दोपहर तक, रात तक इतना मेहनत करते हैं, मैं सैल्यूट है उस दुकानदार को। लेकिन इसके साथ हफ्ते में 1 दिन या कुछ समय रखे अपने आप को देने के लिए। कुछ सिक्के अगर हमारे पास है, 24 सिक्के हैं, तो मैंने अपने ऊपर कितने सिक्के खर्च किए। 1 घंटा जिम में जाए, 1 घंटा पार्क में या जो मनपसंद व्यक्ति है उनके साथ स्पेंड करें। तो डिपेंड करता है कि हम कितना टाइम किस चीज़ को, एक वर्ड है कि हम सबकी प्रायोरिटीज़ क्या है, क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। सर, आप क्रिएटिव ब्लॉक में बिलीव करते हैं? जो एक आजकल का एक टर्म है कि यार मैं कुछ सोच नहीं पा रहा, अब नहीं हो पा रहा, मेरे को कोई आइडिया नहीं, मैं नहीं कर पाऊँ। ये है जो मैंने बहुत ट्रेंडिंग सुना है, जो कई बार मिलता हूँ लोगों से, बीइंग एन माई सेल्फ एन आर्टिस्ट, में जब लोगों के साथ बैठता हूँ तो कई बार लोग कहते हैं कि यार क्रिएटिव ब्लॉक है, मैं अभी कुछ नहीं कर पा रहा। डू यू बिलीव इन क्रिएटिव ब्लॉक? नहीं, ये कोई टर्म नहीं था और लोगों ने पता नहीं कैसे बना लिया है इसको, मुझे नहीं पता।
आप किसी चीज़ को कभी ब्लॉक नहीं कर सकते। जैसे पानी अपना रास्ता खुद निकाल लेती है कैसे ना कैसे, वैसे ही हम सबकी क्रिएटिविटी है। अगर मैंने एक डिज़ाइन बनाया, अगर ऐसे नहीं बना तो क्या ऐसे बन सकता है, वैसे नहीं बना तो किसी और तरीके से हो सकता है। तो हमें चेक करना पड़ता है सब्स्टिट्यूट। सपोज करो आज हमारे घर में चावल बना, क्या इसके साथ रोटी चलेगा या नहीं चलेगा, या कितनी सब्ज़ी चलेंगी, या फिर मतलब हमेशा दोपहर को क्या खाना है, रात को क्या खाना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो सेकेंडरी ऑप्शन या सब्स्टिट्यूट या कोई काम अगर ऐसे नहीं होता, क्या वो दूसरे तरीके से हो सकता है, ये बहुत मैटर करता है। ऑप्शंस बहुत। ऑप्शन इज व्हाट व्हिच कैन एक्चुअली टेक केयर ऑफ दिस क्रिएटिव ब्लॉक। एग्जैक्टली। और अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो फिर वो क्रिएटिव ब्लॉक जो कि है नहीं, लेकिन वो शायद जबरदस्ती बन जाए। सर, हाउ कैन एन आर्टिस्ट फाइंड सेवरल ऑप्शन? ये मैं टेक्निकल टर्म्स में आपसे जानना चाहता हूँ कि एक कलाकार ऑप्शंस कैसे ढूंढे आइडियाज के लिए, क्या करे वो? कुछ स्पेसिफिकली ड्राइंग, स्केचिंग, पेंटिंग, इनसे रिलेटेड बुक्स पढ़े, गैलरीज विजिट करे, कुछ ऐसे प्लेसेस विजिट करे, या क्या उसका प्रोसेस होना चाहिए? सिर्फ इन आइडिएशन के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? व्हाट यू विल सजेस्ट फॉर दैट? सबसे पहले अपने मन को थोड़ा सा शांत रखें। आपको अगर कोई डिज़ाइन बनाना है, आप उन डिज़ाइंस के बारे में सर्च करें। बहुत सारे ऐप्स है, बहुत सारे इंटरनेट साइट्स है, गैलरीज़ है, किताबें है, फ्रेंड्स है, बड़े बड़े आर्टिस्ट है जो इस फील्ड में बहुत महान है, उनसे बात करें अगर आपकी पहुंच हो तो। देखो, बात करने से ही बात बनती है। अगर मैं किसी बात को छुपा के बैठा रहूं और मेरा माइंड ब्लॉक है तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आप किसी जगह पे अटक गए तो सल्यूशन, एक काम अटका तो उसके 10 सल्यूशन होते ही होते हैं, और ये ही फैक्ट है। और किसी भी इंसान के लिए कोई काम कभी रुकता नहीं है, काम तो होता है, चाहे मैं करूं या चाहे कोई और करे। मैं इससे सीखा वो ये कि बात करने से बात बनती है, आपने कहा। मुझे बहुत बहुत मतलब इफेक्ट किया है इस बात में। मैं बहुत पॉजिटिवली वे में कि वन शुड टॉक टू समवन, एटलीस्ट कोई एक इंसान आपके नज़दीक हो जिससे आप एटलीस्ट बात कर सकते हैं। कोई भी सही, आप उससे इतनी बात कर लीजिए कि यार मैं ये सोच रहा था और मुझसे ये नहीं हो रहा है, क्या करूँ? एटलीस्ट इतना शायद किसी के साथ बात करो। बाकी सीखने के लिए किताबें, वेबसाइट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं अपने, मेरे ख्याल से ट्यूटोरियल्स, यूट्यूब, देयर आर सेवरल थिंग्स टू डू। सर, बीते इतने सालों में आपने प्रदर्शनीज भी करी होंगी, एग्जीबिशंस भी आपकी रही, बहुत सारे, और इतने सालों में आपकी जो एग्जीबिशंस वगैरह रही, उस पे थोड़ा सा बता पाएंगे क्या क्या रहा? विच काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और विच काइंड ऑफ पेंटिंग्स एंड पर्टिकुलरली आर्ट पीसेस यू हैव डिजाइंड इन दोज एग्जीबिशंस? उसमें सबसे आपका चहेता मैं अगर पूछना चाहूँ कि क्या, कौन सा एक ऐसी है जो जिसको आप आज भी मेमोराइज करते हो कि यार वो बना लिया था, वो ऐसा था जो मैं सोच नहीं रहा था बना पाऊंगा, कुछ इस तरीके से? देखो, होता पता है क्या है कि हमें है ना किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है। एक चीज़ को अगर मैंने हासिल कर लिया, वैसे हम सभी लर्नर हैं अपनी लाइफ में, डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं। एक आर्टिस्ट फेमस कब होता है, कब उनके बारे में पता चलता है? आज आपके सामने अगर 10 अलग अलग पेंटिंग हो और पेंटिंग का आर्टिस्ट का सिग्नेचर और नाम छुपा दे, अगर उसमें से कुछ विख्यात आर्टिस्ट का पेंटिंग हो, आप 1 सेकंड में पता कर लोगे कि ये कौन सा आर्टिस्ट का काम है। पिकासो जी का काम का
काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, एम.एफ. हुसैन साहब के जो काम करने का तरीका अलग है, जतिन दास जी के काम करने का तरीका अलग है, या जो भी आर्टिस्ट है सबके काम करने का तरीका अलग है। लेकिन ये अलग आखिर है क्या, ये मेन सवाल है। ये अलग होता है स्टाइल। हर एक आर्टिस्ट का काम करने का एक पैटर्न होता है और वही उसी पैटर्न के थ्रू उस आर्टिस्ट को जानते हैं। अगर मैंने हर समय अपना पैटर्न बदला तो कोई है ना झट से बता नहीं पाएगा ये इसी आर्टिस्ट का काम है। पैटर्न शुड बी सेम। जैसे एम.एफ. हुसैन साहब बहुत कम लाइनों में पेंटिंग करते थे, लेकिन वो पता चलता था हाँ ये हुसैन साहब का काम है। मंजीत बाबा जी है उनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। विजेंद्र शर्मा जी है, बड़े आर्टिस्ट है ये भी, तो इनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। इनके काम को देख के हम लोग बता देंगे ये इनका काम है, ये इनका काम है, ये इनका काम है, चाहे उनका उस पेंटिंग में नाम लिखा हो चाहे नाम को हम ढक दें। तो एक स्टाइल डेवलप करना चाहिए, उसी से पता चल जाता है कि ये आर्टिस्ट का काम है। Throughout the years, sir, you have developed any particular style in your art? Do we have any name for it? मेरा जो आर्ट स्टाइल है वो बेसिकली बंगाल स्टाइल से इंस्पायर्ड है और उसमें मिनिमम लाइन में मैं काम करता हूँ और बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर होता है। मतलब डार्क और लाइट की शेड्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि फ्लैट कलर में काम करूँ। फ्लैट कलर सर? फ्लैट कलर मतलब कम से कम शेडिंग देके, कम से कम शेडिंग में पूरा पेंटिंग मैं निकालूं। And this is something different from you have just told me about that pen art. बिल्कुल अलग है, वो अलग है और ये अलग, बिल्कुल अलग है। This is one theme, this is one style you carry since you are just वो मेरा स्टाइल है। Okay. लेकिन ये पेन आर्ट में इसमें काम करना मुझे पसंद है। This is the newest thing in the art. Exactly, you are exploring right now. Exactly. Okay. And then पेन आर्ट में जहाँ आपने बताया कि एक सफ़ेद कागज पे मैं एक काले पेन से या एक नीले पेन से मैं कुछ बना रहा हूँ, वो बिल्कुल अलग चीज़ बन रही है। अलग चीज़ बनती है। जो मैं ये एग्जीबिशंस जो आपने बताया और उसमें आपका एक स्टाइल है दैट बंगाल आर्ट फॉर्म यू आर फॉलोइंग, दैट इज टोटली डिफरेंट, वो थोड़ा सा अलग बन रहा है। वो बंगाल स्टाइल से है। Okay. काली घाट का थोड़ा सा स्टाइल है, मतलब पूरा नहीं है, हल्का सा बिंदु मात्र। लेकिन वही है कि हम किसी भी चीज़ को अगर कॉपी करते हैं ना तो पता चल जाता है कि हाँ इस पर्सन ने कॉपी किया है। तो हमेशा जो फर्स्ट कॉपी है, आप किसी भी ब्रांड का आप देखो, फर्स्ट कॉपी का रेट बहुत सस्ता होता है, तो कॉपी नहीं बनना है, काम चाहिए और ओरिजिनल काम चाहिए। आपने एक सवाल मेरा खत्म किया कि चिंता तो है ही नहीं, तो सवाल तो मैं पूछ ही नहीं सकता, मगर एक सवाल दूसरा जो उससे निकलता है कि एक आर्टिस्ट खुद को समय देता है, खुद को समय देना क्या है? हाउ यू आर गिविंग टाइम टू योरसेल्फ? बताता हूँ मैं, ये बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा है। खुद को समय कैसे देंगे? मैक्सिमम लोग खुद के लिए कुछ नहीं करते, वो सबके लिए करते हैं, अपने भाई बहन, माता पिता, अपने आसपास के लोग, सबके लिए करते हैं। लेकिन कभी कभी सबके लिए करते करते खुद को ही भूल जाते हैं हम लोग। खुद को समय देना, खुद को जानना सबसे पहली बात है। खुद को समय के लिए भक्ति बहुत ज़रूरी है। दूसरा,
पर्यावरण के साथ हमारे कनेक्शंस बहुत ज़रूरी है। कभी क्या आपने, सॉरी मैंने आपने बोला, कभी क्या किसी इंसान ने किसी पेड़ के साथ लिपट के देखा है? Very nice. कभी क्या किसी गाय के साथ या किसी जानवर के साथ जो हार्म ना करता हो जी उनके साथ समय बिता के देखा है? मुझे गार्डनिंग करना पसंद है, मुझे सब्ज़ी उगाना पसंद है, मैं सब कुछ गमलों में करता हूँ। मतलब मिट्टी तो रही नहीं दिल्ली में, आप जानते ही हैं। तो कोशिश करता हूँ कि वो जो जब एक छोटे पौधे को लगाता हूँ और पौधा जब बढ़ता है, बड़ा होता है और उसमें फूल और फल आता है, उसको देख के जो आनंद प्राप्त होता है वो एक डिवाइन फीलिंग है। I understand that, sir. और मेरे छत पे केले का पेड़ है, गमले में केले आते हैं उसमें। मैंने कई बार उसको पोस्ट के थ्रू मैंने शेयर भी किया है। आम का भी है, आम भी आते हैं और ऐसे बहुत सारे फल हैं, अंगूर है, अनार है, ऐसे मतलब बहुत अच्छा लगता है। आप पेड़ों को देते हो पानी, उनका मिट्टी बदलते हो, उनमें खाद डालते हो, पेड़ों को भी या उस प्लांट्स को भी पता है कि ये आप ही हो जो ये कर रहे हो। The care you are giving to that. एनर्जी एक्सचेंज करते हैं वो। मेरे शायद कर्म अच्छे होंगे जो आज मैं यहाँ पे हूँ, इतना तबीयत खराब होने के बाद भी। I agree to your point. So there are so many things you have just told me in this small conversation that change of energy, ये बहुत एनर्जी का ज़रूरी जो है। आदान प्रदान है वो जो दी जा रही है, प्लस उसमें एक हिडन केयर भी है कि देयर इज अ स्मॉल प्लांट एंड यू आर गिविंग वाटर, यू आर जस्ट वाटरिंग इट, चाहे उसमें से फल आ रहा है या नहीं आ रहा, चाहे उसमें फूल है या नहीं है, डजंट मैटर, बट यू आर टेकिंग केयर ऑफ दैट बिकॉज वो आपके घर में आपने लगाया, तो वो फल फूल रहा है, वो जो प्रोसेस है तो उसका फलना फूलना ही आपको बहुत अंदर से खुश रख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें आप डेली कुछ ना कुछ समय अपना दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इट्स अ गिव एंड टेक विच इज गोइंग ऑन अ राइट डायरेक्शन, राइट पाथ। जो नए बच्चे हैं सर हमारे, द न्यू ब्रिगेड, जो आज से एंटर होना चाहते हैं कि मैं आज से पेंटिंग करना चाहता हूँ, इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि आई वांट टू बी अ पेंटर। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात सही है। 100%। तो उनके लिए क्या ऐसी एडवाइस, वन एडवाइस यू वांट टू गिव देम कि दिस इज फ्रॉम माय साइड, जस्ट टेक इट एंड यू विल नेवर फेल, एटलीस्ट अगर तुमने इसे ठीक से फॉलो किया तो। आई नो देयर आर सो मेनी स्टेप्स टू फॉलो, बट या देयर आर समथिंग व्हिच इज अ कोर स्टेप कि ये कोर स्टेप आपको फॉलो करना ही है। अगर ये कोर स्टेप करोगे तो यू गोना बी समथिंग गुड, which is I am always saying that good is important. The heights, the hype, the achievement, the followers, those are secondary. First thing is a good person and the second thing is good work. So what is the one advice from your side? देखो, जो भी काम करो एकदम कंसिस्टेंसी के साथ, Consistency is the one. ये बहुत ज़रूरी है। आपके काम को कोई लाइक करे ना करे, कोई फॉलो करे ना करे, लेकिन एक मैं बिटर ट्रूथ बताता हूँ कि जो आपके आसपास है वो हो सकता है कि आपके पोस्ट को इतना लाइक ना करते होंगे जितना कि एक पड़ोसी लाइक करते हैं, जितना कि आप उस अननोन पर्सन से आपको लाइक और कमेंट्स मिलते हैं। बिल्कुल करेक्ट। और
ये सच्चाई है, ये मैंने नहीं कहा, ये काफ़ी सारे पॉडकास्ट हुए हैं जी जी या रील्स आपने सुने होंगे, देखे होंगे कि ये बात कहा गया है कि आपके आसपास के लोगों के लाइक्स आते ना आते, लेकिन जो बहुत दूर है, बंगाल में बैठा हुआ है, मुंबई में बैठा हुआ है, किसी और स्टेट में, साउथ में बैठा हुआ है, उनके लाइक आते हैं, बिल्कुल उनके कनेक्शंस आते हैं। जी तो एक लाइक का मतलब ये नहीं है कि जस्ट एक बटन दबाना होता है। एक लाइक का मतलब है आपने उनके काम को सराहा है, आपको उनका काम पसंद आया, ये होता है एक लाइक। एक लाइक किसी इंसान का दिन बना सकता है, एक लाइक किसी इंसान को बहुत ऊंचाई पे लेके जा सकता है, मोटिवेट कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है। लेकिन आजकल के बच्चे इन लाइक्स के चक्कर में ना रहे, अपना काम करे और ये ना देखे कि आपके कितने व्यूज़ और लाइक्स है। लाइक्स और व्यूज़ कम आते जाते रहेंगे, लेकिन आपका काम बहुत बढ़िया बनना चाहिए। कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। आप फिक्स कर लो कि हाँ मुझे इतने घंटे काम करने हैं। मैंने पहले ही वर्ड बताया हुआ है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। वही एक चीज़ और बहुत अच्छी मुझे बताई आज के, मेरे लिए ये घंटे नहीं है, ये सिक्के हैं। मैं आज मान लेता हूँ कि मेरे पास 24 घंटों में 24 सिक्के हैं, तो मैं उन्हें कैसे यूटिलाइज करूँ। एग्जैक्टली। सो द यूटिलाइजेशन पार्ट इज इम्पॉर्टेंट हियर, इफ आई एम करेक्ट। द यूटिलाइजेशन पार्ट इज इम्पॉर्टेंट कि मैं उन्हें इस्तेमाल कैसे कर रहा हूँ, सही इस्तेमाल कैसे हो रहा है, खुद का मूल्यांकन करने से पहले खुद का आकलन कैसे कर रहा हूँ, कि मैं अपनी क्राफ्ट का मूल्य लगाने से पहले ये देखूं कि मैंने बनाया जो है क्या वो सही है। सर एक आर्टिस्ट को कितना सच्चा रहना चाहिए, बीइंग ट्रूथफुल टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ, कितना सच, एक आर्टिस्ट को कितना सच्चा रहना चाहिए? देखो ये बहुत बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मेरा मानना है खुद के लिए सच्चा होना चाहिए। खुद के लिए सबसे पहले, कि मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, या मुझसे जो होगा अच्छा ही होगा। जैसे आपने जो हिमालय के पत्थर देखे होंगे कैसे होते हैं, बहुत बड़े बड़े से। बिल्कुल, हिमालय इज समथिंग लाइक ह्यूज, वन थिंग इज आई कैन से ह्यूज। और अगर हरिद्वार ऋषिकेश में जो पत्थर आते हैं, वो नदी के किनारे तट पे जो पत्थर आते हैं वो कैसे होते हैं? छोटे, मतलब वी कैन पिक देम इन हैंड्स, गोल होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट मतलब उसका सरफेस स्मूथ होता है, yes. गोल होता है, यस। क्या वो एक साल में बना है? So you just took it. Oh my gosh, that's something great. हाँ, वो पत्थर पता नहीं कितने समय पहले कहाँ से निकला, आया होगा, पानी से चला होगा, पानी ने उनके सरफेस को कितना मुलायम करा होगा। तराशा है, मुलायम नहीं, उसको तराशा है। वो हरिद्वार तक आते आते वो पत्थर एकदम गोल बन गया, एक उसने अपनी एक शेप ले ली एक, और वो खूबसूरत, थोड़ा सुंदर उसे कह सकते हैं, दिखने लगा है। और उसे हम देख पा रहे हैं, उसको अपने हाथ पे उठा सकते हैं। तो ये जो समय लगा हुआ है, हर किसी काम को समय देना बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने समय नहीं दिया, अगर मेरा मन भटका हुआ है, फिर बहुत मुश्किल है। खुद को पाने के लिए ये सब तथ्य काम नहीं करते। सही। सर, हाउ यू फाइंड, जैसे आप बहुत फिट हैं, फिटनेस एंथुसियास्ट आल्सो,
हाउ यू फाइंड दैट इज हेल्पिंग यू बीइंग ए आर्टिस्ट? क्या वो चीज भी आपको एक अच्छे आर्टिस्ट बनने में मदद कर रही है, दैट फिटनेस थिंग? देखिए, फिटनेस की परिभाषा है ना, हर किसी के लिए अलग अलग है। मेरे ख्याल से जितने भी पर्सन हैं सबको एक्सरसाइज करना चाहिए। उनके पास अगर जिम में जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाए, और अगर जिम में नहीं तो अपने घर के आसपास जो पार्क है, जो जगह है, उसमें वॉक करना, रनिंग करना, कोई खेल को खेलना। इससे क्या होता है, जो बैड फैट है हमारे शरीर में वो कम हो जाते हैं। ब्लड जो सर्कुलेशन होता है वो बहुत अच्छा रहता है। हमारी जो स्किन है वो बहुत चमक जाता है, और हम बहुत जल्दी बूढ़े नहीं होते हैं। एज को हम किसी न किसी प्रकार से हम लोग स्टॉप कर सकते हैं, मतलब दिखने में। तो इससे होता क्या है कि ये जो ज़ुबान है, हम क्या बोलते हैं या इसके थ्रू हम लोग क्या खाते हैं बहुत मैटर करता है। जैसे आजकल के ज़माने में हमारा खान पान जो पाश्चात्य खान पान है, वेस्टर्न जो फूड है, मुझे खाए हुए बहुत साल हो चुके हैं। बीच बीच में कभी मेरे घर में भी बनते हैं, मैं हाँ एक स्पून या फिर जस्ट टेस्ट कर लिया, हाँ मैंने खा लिया है फूड, ये बहुत बढ़िया है, बस। मैं किसी को अच्छा या बुरा बता सकता हूँ लेकिन परिवर्तन नहीं कर सकता। परिवर्तित होना ये उनका काम है कि वो होना चाहते हैं कि नहीं हो। ये लगभग सर वैसा ही है जैसे एक कलाकार क्या अपने बारे में कुछ गलत सुन सकता है, कि अगर कोई उसे समझाए कि आपने ये चीज गलत करी, त्रुटि उसके बारे में निकाली, उसका क्रिटिक, अपने क्रिटिसिज्म को एक कलाकार कैसे ले? क्या आप देखो, मैं सवाल को थोड़ा सा डिफाइन भी करना समझ गया मैं आपकी बात। महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या आज के एरा में एक कलाकार अपनी कला के क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेता है, लेने में सक्षम है, और या फिर वो पॉजिटिवली ले तो लेता है बट वो इस वे में कि ठीक है इसने कह दिया, मैंने सुन लिया, दैट्स ऑल। आपका इस पे क्या टेक है? हाउ यू टेक द क्रिटिसिज्म? क्रिटिसिज्म इसको कैसे देख सकते हैं, अगर लाइक मेरे काम में कुछ अगर मैं गलत कर रहा हूँ, अगर कोई मुझसे सीनियर या फिर जिनको आर्ट के संबंध में नॉलेज है, अगर वो कुछ बताए, फैक्टफुली बताए, फैक्टफुली, क्रिटिसिज्म शुड बी फैक्टफुली। हाँ, बुराई नहीं, बुराई होती है अलग, गलती बताना अलग होता है। अगर गलती मुझे फैक्टफुली समझाया गया और मैं उसको ठीक कर ही लूँगा। अगर जैसे सपोज करो, हमेशा सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप जितने ज़्यादा राइज करेंगे, आपके आसपास के कुछ लोग हो सकता है कि आपको नापसंद भी करें, ये प्राकृतिक है। तो वो आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे और वो आपको गलत दिखाने का प्रयास भी करेंगे, तो आप उनको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाइए। जितना आप उनकी बातों पे ध्यान देंगे, आप बहुत ज़्यादा पजल रहेंगे।
और इसका एक ही चीज़ है, मतलब रास्ता है कि आर्ट के साथ अगर भक्ति को जोड़ दिया जाए तो क्या बात है। सर आपका ये करियर 25-27 ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से जो आपका करियर एज ए टीचर एज ए लेक्चरर है वो तो 20 साल प्लस है ही, और एज एन आर्टिस्ट यू आर इन द इंडस्ट्री फ्रॉम सिंस ऑलमोस्ट 27-28 years यू आर पेंटिंग, यू आर ड्राइंग, यू आर स्केचिंग। एक्सप्लोर कैसे किया आपने? हाउ यू एक्सप्लोर द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग, डिफरेंट वर्क्स ऑफ आर्टिस्ट? वो जो एक्सप्लोर करने का तरीका आपका रहा वो क्या रहा? बताता हूँ। जब आप घर से बाहर निकलते हैं, 10 चीज़ें देखते हैं, 10 चीज़ें समझते हैं और ख़ुद को ढूंढने का प्रयास करते हैं कि मैं कहाँ पे हूँ। जिस इंसान ने ये खुद को ढूंढने का प्रयास किया ना कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, मान लो वो इंसान को कोई नहीं रोक सकता, अनस्टॉपेबल है वो इंसान। This is something very great you have just shown in a single line that खुद को जो इंसान ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहा तो वो कुछ नहीं कर रहा, और अगर आप खुद को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और आपने ढूंढ पा रहे हैं उस सही पाथ में, तो यू गोना बी very successful in life, if I'm correct. Sir, what are the key perspective you have when it comes to art and exploration? Key perspective आपके क्या रहते हैं? क्या एक स्टूडेंट को वो key perspective यूज करने चाहिए कि you are suggesting that this should be the way you see things for an artist? मैं अगर स्टूडेंट हूँ, मुझे अगर आर्टिस्ट बनना है, मुझे इस फील्ड में जाना है, हर वीक में कुछ डेज मुझे सिलेक्ट करके रखना होगा कि मुझे इस गैलरी में जाना है और मुझे इनका काम देखना है। आजकल सोशल मीडिया का युग है, हमें पता रहता है कि कहाँ पे क्या चल रहा है अपने आसपास। अवेयरनेस इज देयर, बिल्कुल अवेयरनेस इज देयर। और सबसे अच्छी बात है कि हम सब सिटीज़ में है। Exactly. हमारे घर के आसपास बहुत सारे गैलरीज है, मेट्रो की सुविधाएं है, बस की है, खुद के वाहन की सुविधा है। हफ्ते में 1 या 2 दिन आप जाओ, आप जाके जब पेंटिंग का अच्छा एग्जीबिशन का फर्स्ट डे और लास्ट डे तक मैं बताता हूँ। फर्स्ट डे जब वो शो स्टार्ट होता है, अगर ग्रुप शो हुआ या फिर वन मैन शो हुआ, तो वो अपने कई सारे मित्र को या जाने माने लोगों को बुलाते हैं। उसमें बहुत सीनियर आर्टिस्ट भी होते हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर शो में सीनियर आर्टिस्ट के साथ आपको बात करने का मौका मिलेगा, और वहाँ पे जाके आप सीनियर आर्टिस्ट से आसानी से अपना परिचय देके आप बात कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए, जहाँ से मौका मिले सीख लो। हर एक जगह पे लर्निंग है। Exactly. So कोई any particular पेंटिंग ऑफ योर्स यू बीन मेस्मराइज्ड बाय कि यार ये बनाई थी ना, ये अभी तक, ऑल्दो देखो हम बीइंग एन आर्टिस्ट वी ऑलवेज इन लव विद आवर वर्क, वी ऑलवेज गिव इक्वल स्पेस टू एवरी क्रिएशन, बट स्टिल समटाइम ड्यू टू द ऑडियंस रिस्पॉन्स और द क्रिटिकल रिस्पॉन्स वी हैव ऑन दैट, एंड हमें वो ऐसा लगता है कि यार ये वाली लोगों को बहुत पसंद आई, और मुझे भी लग रहा था कि हाँ ये अच्छी है, बट ये उम्मीद से ज़्यादा पसंद आई। ऐसा कौन सा आपका काम रहा? क्या उसके पीछे का प्रेरणा, उसका जो आपका माइंडसेट क्या रहा? मैं दोनों चीज़ें जानना चाहता हूँ। बताता हूँ। ये काफ़ी साल पहले की बात है, करीब करीब आई थिंक 20 साल के आसपास तो हो चुका है। एक मैंने पेंटिंग बनाई थी राधा जी और कृष्णा जी और गोपीस के साथ। वो पेंटिंग अब मेरे पास नहीं है, वो किसी ने उसी समय खरीद लिया था। इंडिया हैबिटेट सेंटर में लगा था शो और वो बिक गया था। उस ज़माने में उस समय वो करीब करीब
16,000 का बिका था जब मेरे स्टार्टिंग फेज था। And you're talking about the 20 years before, around हाँ 105 or 4 we are talking about. हाँ जी हाँ जी, कुछ वैसा ही। तो वो पेंटिंग मैंने पूरा का पूरा पेंटिंग बिना ब्रश के फिंगर से बनाया था, Oh. कलर को लेके फिंगर से पूरा का पूरा 100%। और वो पेंटिंग फर्स्ट डे जब शो स्टार्ट हुआ वो बिक गई थी। उस पेंटिंग को बनाने में जो फिंगर से मैंने कलर को लिया, फिर उसमें पूरा शेप बनाया, वो मज़ा ही कुछ अलग आया उस पेंटिंग को बनाने में। बेसिकली पेंटिंग बनाने में ना प्रेशर नहीं होता, उसको एंजॉय करना चाहिए, तो पेंटिंग अपने आप अच्छा बन जाता है। So how to release this pressure? मतलब ये प्रेशर आप तो रिलीज कर पा रहे हैं, how come a student will release this pressure? देखो, प्रेशर नाम का कोई शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरे ख्याल से। ये तो हमारी मन की सोच है। आज मैं बहुत टेंशन में हूँ, टेंशन आखिर होता क्या? कुछ नहीं होता टेंशन। ये हमारे मन की विचारधारा है कि हमने मान लिया कि आज मैं टेंशन में हूँ। मत मानो। जैसे एक वर्ड है भूत, मानो तो भूत है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। तो वही है, प्रेशर टेंशन कुछ नहीं होता, ये हमारे मानने ना मानने पे बात है। And sir, is there anything specific before starting and commencing any art project of yours? आप कुछ भी जब कुछ नया करने जाते हैं तो उससे पहले क्या एक आपका विजन होता है उसको देखने का? आप उसके साथ बैठते हैं, थोड़ा सा क्या रहता है, या इट जस्ट के you work on the ideas more than a vision? देखिए, जब हम कुछ पेंटिंग बनाते हैं ना तो सबसे पहले एक रफ में पूरा पेंटिंग को बना लेते हैं। Okay. पेंसिल से या पेन से पूरा का पूरा। लेकिन एक्चुअल पेंटिंग जब बनता है फर्स्ट फेस टू लास्ट फेस, ये पता नहीं होता है कि क्या बनेगा आखिर। बनाने कुछ गया था, बनते बनते कुछ और बन गया। मैंने कुछ समय पहले बताया था, जब भी कुछ बनाने जाता हूँ भगवान, उसी लाइन में तेरी मूरत उभर आती है, शायद मेरी कलम को मुझसे ज़्यादा तुमसे प्रेम है। वही वाली बात है यहाँ पे कि बनाने कुछ गया, बन कुछ और गया। लास्ट जो फाइनल बन के जो गैलरी में लगती है ना, वो बता पाना मुश्किल है कि मेरे कलम क्या आज चमत्कार करेगी। मैं कहाँ करता हूँ, मुझसे तो करवाया जाता है। That is what you are being so truthful in your art, that you are clearly saying that everything is being done by the Almighty. Exactly. Who is just trying to accept it. I'm just trying to accept it कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। I'm a learner, I'm still learning. I'm just doing it for the sake of कि मुझे करना है, क्योंकि मेरा एक कर्म है। हाँ, मुझे उस कर्म को consistent होके करना है। If there is some work I have to do, तो I should do that very consistently, कि proper उस तरीके से रहे, with a patience, संयमित होके, and with some real with all technical aspects should be there. If I'm right, कि आप टेक्निकली चीज़ों को गलत नहीं कर। आज मैं एक बात बताता हूँ इसी पॉडकास्ट के माध्यम से, थोड़ा अजीब सा लगेगा। देखिए, सिटीज़ में हम मान के चलते हैं कि 80 साल 90 साल की हमारी ज़िंदगी होती है। Yes, agreed. नॉर्मल, ठीक है। 100 ईयर्स तो बहुत हमने कम ही सुने हैं, मतलब भाग्य चाहिए उसके लिए। मेरे अप्रॉक्सीमेटली 48 ईयर्स है, तो 50 साल ही मान के चलता हूँ मैं।
तो अगर मैं 30 साल और मैं इस धरती पे हूँ, 30 साल मल्टीप्लाई बाय 365 डेज, एग्जैक्टली कितने डेज हुए? आई गेस करीब करीब 11,000 दिन यस यस एग्री इस धरती पे मैं और प्राकृतिक तरीके से 11,000 दिन हूँ। दिस इज आल्सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग हाँ, ये जो 11,000 सिक्के मेरे पास है, मैं उसका यूज़ कैसे करूँगा? यस मैंने पहले 24 घंटे का बताया, अब पूरा मैंने अपना टर्म बता दिया कि 11,000 सिक्के या 11,000 रुपए है, इसका यूज़ मैं कैसे करूँगा? क्या अपने आप को टेंशन में बिताऊँगा, या मैं अपने आप को या अपने जो आसपास के समाज है उसके लिए कुछ मैं करूँगा? ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे ये दिन नहीं, आज अगर पूरा दिन चला गया, हमारी ज़िंदगी के एक सिक्के ख़त्म हो चुके, वो कभी वापस नहीं आएंगे, मैं कुछ भी कर लूँ। सर आप मानते हो कि एक कलाकार की समाज के लिए कोई जिम्मेदारी होती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, ये हमने सुना है। जी बिल्कुल। एक अच्छी सोच कई सारे लोगों को प्रोत्साहित कर सकती है। एग्जैक्ट जैसे काफ़ी साल हुए मैंने मांस, मच्छी, अंडा को मैंने छुआ तक नहीं, ठीक हमारे घर पे नहीं आता है। जी हम बंगाली हैं तो मछली तो खाते ही हैं, मछली चावल भी नाम से संबोधन करते थे हमारे फ्रेंड, मच्छी चावल आ गया। तो एक दिन इंस्टाग्राम चलाते चलाते प्रभु जी का एक रील आया, प्रेमानंद जी महाराज। तो उन्होंने फैक्ट के साथ बातें बताया कि नॉनवेज खाने से क्या होता है। किसी की हत्या करके हम उसको अपने स्वाद के लिए कुछ सेकंड, शायद 6 से 8 मिनट का स्वाद उतनी देर का ही है, ग्रंथियाँ एग्जैक्टली एक्टिव होती है। तो मैंने खाना बंद कर दिया। मैंने खाना बंद किया तो मेरे घर में नहीं बनता है, मेरे घर में नहीं बनता है तो मेरे घर में ये सब घुस नहीं सकता। हाँ, पहले हम लोग बहुत खाते थे, डेली खाते थे। अब क्या हुआ, मेरा देख के जब मैं ये सारी बातें बोलता हूँ, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स या मेरे आसपास के लोग या मेरे परिवार के लोग बंद कर दिया। उन्होंने बंद किया तो उनके माता पिता ने भी बंद कर दिया। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है कि U235 वाला जो कैलकुलेशन होता है, 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27 वाला, वो जो बढ़ता जाता है, वैसे ही एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकता है और एक अच्छा सोच पूरे समाज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है, बहुत अच्छा बना सकता है। सर, जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं जो 4 साल 5 साल की उम्र होती है, मैंने देखा है कि वो जो पेंटिंग करते हैं, हालांकि समझ नहीं आती, बट वो बहुत फ्री स्टाइल पेंटिंग करते हैं, घरों में, दीवारों पे, गाड़ियों के शीशे पे, कपड़ों पे, दरवाजों पे, कहीं भी, मतलब जहां उन्हें जो चीज मिलेगी उनके लिए पहली चीज, हर चीज वो कैनवस है, वो कैनवस कैनवस है। तो अगर जब ऐसे ही बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए मेरा एक सवाल है कि वो पेरेंट अपने बच्चों को कैसे पेंटिंग और आर्ट की तरफ थोड़ा सा पुश करें, उन्हें पॉजिटिव। बच्चा कुछ भी करता है तो उनको ज़्यादा रोको टोको मत, उनको प्रॉपर चैनलाइज करो। गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चा पेंटिंग करता है, दीवारों पे करता है, यहाँ पे उनको शीट्स ला के दो, कलर्स ला के दो, बेटा यहाँ पे मैट है,
ये प्लास्टिक वाला मैट है या फिर ये जो जगह है आपने यहाँ पे बैठ के आप स्टूल के ऊपर प्रॉपरली करो। आप उसको समय समय पे गिफ्ट या फिर कुछ भी मतलब खाने पीने की या फिर कुछ भी दो, ताकि बच्चा खुश होके और अच्छा काम करे, ताकि उस बच्चे का ध्यान दीवारों से चला जाए और वो प्रॉपरली करे। और अगर हो सके तो आपके आसपास कोई अगर गुरु है, कोई टीचर है, आप उस बच्चे को सही गाइडेंस पे दो। ये सिर्फ आर्ट के साथ नहीं होता, पेंटिंग के साथ नहीं होता, ये सारे फील्ड में ये एप्लीकेबल है। Anything you want to express by this podcast to the audience or to the students who gonna listen you? मैंने पहले भी वही बात बताया कि हमें काम करना चाहिए, कोई हमारे काम को लाइक करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरे ऐसे स्टूडेंट रहे हैं या आज भी है जिनका सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है लेकिन अपने काम में मास्टर है। उनके काम में गलती निकालना मुश्किल है। वैसे मतलब 17 साल के भी बच्चे हैं, 20 साल के भी बच्चे हैं, 25 साल के भी बच्चे हैं, उनका सोशल मीडिया अकाउंट ही नहीं है। अगर है तो वो उसमें पोस्ट करते ही नहीं है। ऐसे बच्चे हैं। लेकिन वही है कि काम करो, बहुत अच्छा काम करो, खुद के लिए काम करो। सबसे पहले खुद को वो सेटिस्फेक्शन मिले। बिल्कुल। मैं मुझसे कोई सवाल करता है कि क्यों बनाया, तो मुझे आंसर दे पाऊँ कि मैंने इसलिए बनाया। आई गेस जो बीइंग ट्रूथफुल वाली बात आपने मैंने की कि एक आर्टिस्ट सच्चा होना चाहिए। बिल्कुल 100%। एक आर्टिस्ट अच्छा इंसान होना चाहिए। फिर इन दोनों चीज़ों के साथ उसे दिन प्रतिदिन जो है अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना चाहिए। डेली एक रूटीन फॉलो करना चाहिए। दैट कंसिस्टेंसी यू हैव सेड कि वो कंसिस्टेंसी मस्ट बी देयर, जो उसे फॉलो करनी चाहिए। बिल्कुल। एंड उसके बाद आ जाता है आपका संयम, कि आप उतने संयमित हैं कि यू आर बीइंग सो पेशेंस, कि आप उस आर्ट को जब तक वो तैयार हो रही है आप थॉटफुली पेशेंसफुल होके उसको आप तैयार कर पा रहे हैं कि यस इट्स इन द प्रोसेस। बिल्कुल 100%। कोई लेटेस्ट आर्ट सर, आपके कोई लेटेस्ट आर्ट पीस यू आर वर्किंग ऑन जो आप बता पाएं? जस्ट मैंने अभी एक पेंटिंग कुछ समय पहले स्टार्ट किया, डिटेल्ड काम है, तो उसमें ये लग रहा है समय और काफ़ी सारे चीज़ें मेरे आसपास घूमती है। लाइक बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ, लेकिन तब भी आर्ट का समय होता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन के ऊपर एक पेंटिंग बना रहा हूँ मैं। अभी एग्ज़िबिशन है मेरा इसी मंथ के 16 तारीख से, तो फिर उस शो में इस पेंटिंग को लगाना है। काफ़ी बड़ी पेंटिंग है, तो उस पे काम कर रहा हूँ अभी। मैं I'm just about to conclude this podcast in a while, and I just want to ask one thing on a very simplest note. Regardless, I myself being an artist, learning and doing things, you are being an artist, doing from so long, but still keeping yourself as you are a learner, which is a greatness being showed by you. But on a simpler note, बिल्कुल, how you see Delhi's crowd in terms of art? आप दिल्ली और दिल्ली के क्राउड को कैसे देखते हैं in terms of art? How you are seeing it? देखिए आर्ट है ना, मेरे ख्याल से खुद के लिए करना चाहिए। किसी को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है। क्राउड के लिए कभी जाना ही नहीं चाहिए। अगर मैं खुद के प्रति सच्चा हूँ तो कभी ना कभी तो फल तो मुझे मिलेगा ही। Exactly. और अगर भीड़ को संतुष्ट करने के लिए मैं अगर काम करता हूँ तो मेरे काम में उनकी प्रतिक्रिया से मेरे काम में फ़र्क पड़ेगा। Exactly. उनके भाव होंगे मेरे काम में, मेरे भाव बिल्कुल नहीं होंगे।
तो ये चीज़ है। And it is coming up with a very great thing which I am noticing, individuality of an artist. एग्जैक्टली। That specific style which you have mentioned, कि अगर मैं सिर्फ फॉलोअर्स के लिए काम करने जाऊंगा तो समवेयर समहाउ उनके इमोशंस को मैं अगर परसीव करता हूँ अपने अंदर और वो आइडियाज ही मेरा बाहर जाता है आर्ट के फॉर्म में, तो कहीं ना कहीं उनका हो जाएगा मेरे से। एग्जैक्टली। रिगार्डलेस कि मैं अपना कुछ प्रेजेंट करना चाहता हूँ। बिल्कुल। सर, इट्स बीन अ वेरी डिफरेंट, वेरी सोल फीलिंग and very peaceful few hours I have just spent with you on this podcast, and I'm so thankful to you that you came to us and you just have this time with us. मुझे तो बताना चाहिए थैंक यू कि आपने मुझे बुलाया, इस काबिल समझा है कि मैं आपके पॉडकास्ट पे यहाँ पे हूँ। मतलब थैंक्स टू यू एंड योर टीम। Thank you so much, sir. Thank you so much. And we as Cinemalt and welcomes you for so many other podcasts, so many other production entities. Whenever it's possible, we are just always here to service बिल्कुल। you. And thank you so much for being there. धन्यवाद आपका, शुक्रिया।